तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 6 इसके बारे में क्या बोलती है इस एक्ट की? धारा 6 जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर की बात करती है, ठीक है। अधिकारिकता और प्रक्रिया, यानी कि अधिकार क्षेत्र क्या होगा, किस जगह पे आप मुकदमा डाल पाएंगे। हर वृद्ध व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है कि भाई मुकदमा डालूँ तो कहाँ डालूँ, कहाँ जाऊँ। एप्लीकेशन तो बनवा ली मैंने, धारा 5(1) की रेगुलर एप्लीकेशन और धारा 5(2) की इंटरिम एप्लीकेशन, लेकिन ये दोनों एप्लीकेशन लेकर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ठीक है। कहाँ है वो जगह जहाँ मैं एप्लीकेशन फ़ाइल करूँ? तो वो जगह श्रीमान वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता जी के लिए जहाँ पे वो रहते हैं, वो अपने एरिया के एसडीएम के पास जा कर के केस फाइल कर सकते हैं। धारा 5 में रेगुलर मेंटेनेंस के लिए और धारा 5 क्लॉज 2 में इंटरिम मेंटेनेंस के लिए आपको एक साथ 2 एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेंगी। इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल करते हैं तो उसमें दोनों सेक्शन मेंशन कर दें। साथ में उसका शायद आपको एफिडेविट लगाना पड़े या ना लगाना पड़े, वो डिपेंड करता है आपके एसडीएम साहब पर, ठीक है। अब इसके अलावा और कहाँ एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं आप? इसके अलावा जहाँ पे आपकी औलादें रहती हो, मतलब या जहाँ पे रिश्तेदार रहते हो जो कि आपकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ पे आप याचिका दायर कर सकते हैं धारा 5(1) और धारा 5(2) की, ठीक है। यानी कि जो चाइल्डलेस व्यक्ति हैं और जिनकी प्रॉपर्टी से कोई दूसरा आदमी फ़ायदा उठा रहा है जो कि उनकी संतान नहीं है, उसके ख़िलाफ़ भी मेंटेनेंस का दावा उसके एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 प्रावधान है, एक तो आप अपने एरिया में कर सकते हैं और एक उसके एरिया में जाके कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। इन 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा विकल्प आप चुनते हैं, वो आपके ऊपर है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। भाई कैसे बुलाएगा उनको, ठीक है, कब बुलाएगा, कितने समय बुला लेगा? भाई जैसे ही आप याचिका दायर करेंगे ना सब क्लॉज 5(1) और सब क्लॉज 5(2) में, तो जो वहाँ का एसडीएम होगा वो ड्यूटी बाउंड होगा, मतलब वो नियमबद्ध होगा कि उसको किसी भी हालत में बुलाना पड़ेगा रिश्तेदारों को उनके जिनके खिलाफ़ आपने ये याचिका दायर की है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जो कि देना बहुत अपने आप में मुश्किल काम है। तो ऐसे में वो जल्दी से जल्दी उन रिश्तेदारों को बुला लेगा जिन रिश्तेदारों के खिलाफ़ या जिन बच्चों के खिलाफ़ या जिन बेटों के खिलाफ़ आपने याचिका दायर की है, ठीक है। ये कहता है सब क्लॉज 2। अब सब क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि भाई नोटिस के बारे में बात करता है वो। तो हर बूढ़ा आदमी या हर माँ बाप यही कहते हैं कि भाई हमारी औलाद बड़ी लायक है लेकिन कुसंस्कारी है, तो वो मानेगी नहीं, जल्दी आएगी नहीं। तो उसको जल्दी बुलाने के लिए एसडीएम साहब को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की पावर दी गई है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट चाहे तो वारंट इशू कर सकता है किसी को बुलाने के लिए, ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड इंस्टेंस पे इशू करे, वो फर्स्ट इंस्टेंस पे भी वारंट इशू कर सकता है अगर उसके पास रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो वारंट इशू करने का, तो ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस पे बेलेबल वारंट इशू करेगा। अगर उसके पास एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है सब डिवीजन ऑफिसर के पास या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास, तो वेरी फर्स्ट इंस्टेंस पे वारंट इशू कर सकता है, ठीक है, बेलेबल वारंट। अब आगे चलते हैं। भाई हर वृद्ध व्यक्ति ये पूछता आखिर सुनवाई कैसे होगी इस केस की, ठीक है। हर एक बुढ़े आदमी के दिमाग में यही बात रहती है कि मैं केस तो फाइल कर दूंगा, सुनवाई होगी कैसे? कन्फ्यूजन सी रहती है कि यार क्या होगा केस में आगे। तो जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे, जब आपके पुत्र पौत्री आ जाएंगे या जब आपके हित रिश्तेदार नातेदार आ जाएंगे, तो उसके बाद उनकी हाज़िरी में आप भी रहेंगे और वो भी रहेंगे। उनकी हाज़िरी में आपकी याचिका पर सुनवाई होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो अवॉइड कर रहे हैं, वो किसी और जगह पे भाग जाते हैं, किसी और जगह मकान ले लेते हैं, तो एसडीएम साहब को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई इन्होंने जानबूझ के अवॉइड किया इस चीज़ को। तो एसडीएम साहब के पास एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की भी पावर है, यानी कि वो एक तरफा फैसला भी दे सकते हैं, बिना सुने भी दे सकते हैं उनको फैसला। ये प्रोविज़न भी, ये प्रावधान भी दिया गया है
धारा 6 के सब क्लॉज 4 में, यानी कि अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मेरे बच्चे नहीं आते प्रोसीडिंग अटेंड करने को या वो किस तरीके से अवॉइड कर देते हैं तो जी उनको बिना सुने भी उनके खिलाफ़ ऑर्डर पास किया जा सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। अब धारा 6 का सब क्लॉज 5 जो है उसमें एक वृद्ध व्यक्ति ये पूछता है कि भाई अगर मेरा लड़का विदेश में रह रहा है या मेरा हित रिश्तेदार नातेदार जो मेरी प्रॉपर्टी कब्जा के बैठा हुआ है, जिससे फ़ायदा कमा रहा है, वो तो विदेश में रहता है और वो वहीं से पैसे कमा के और वहीं से उठा लेता है पैसे को, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तो भाई आपके लिए सब क्लॉज 5 के अंदर प्रावधान दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन एसडीएम साहब का ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा सकती है। अब बेसिकली जो है ना, जितने भी ऑर्डर ये किताब के अंदर नहीं मिलेगा, ना आपको इस बेर एक्ट के अंदर मिलेगा, इस अधिनियम के अंदर मिलेगा, जो फाइनली आपके साथ होगा कि कैसे उनको बुलाया जाएगा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एग्जीक्यूशन ऑर्डर जाएगा आपका। ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर इस विदेशों में जाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू जाते हैं। ये आपको इस बेर एक्ट के अंदर नहीं मिलेगा, इस अधिनियम के अंदर नहीं मिलेगा। ये आपको एक वही बंदा बता सकता है जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो। ठीक है। तो आखिर में आपके एसडीएम साहब जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सहारा लेंगे। धारा 6 जो है ना, सेक्शन 6 धारा 6 के सबके क्लॉज 5 को एग्जीक्यूट कराने के लिए, का अनुपालन कराने के लिए, विदेश में बैठे हुए बंदे को नोटिस भेजने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सहारा लेंगे। ठीक है। आखिर में यही एक संस्था है जो बाहर सम्मन भेजती है, नोटिस भेजती है। ठीक है। अब धारा 6 का क्लॉज 6 क्या कहता है? धारा 6 का क्लॉज 6 कहता है कि भाई अगर ये चीज़ अच्छे तरीके से सुलझ सकती है तो एक अच्छे अंजाम से सुलझ सकती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? भाई मुकदमा चलेगा, सबकी बेइज्जती होगी, सबको ख़राब लगेगा, सबको बुरा लगेगा। बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों पर कुछ गलत कहेगा या फिर माता पिता अपने बच्चों के बारे में कुछ गलत कहेंगे, बच्चे अपने माता पिता के बारे में कुछ गलत कहेंगे। इससे बढ़िया एक बंद कमरे में फ़ैसला कर लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए कंसलेशन ऑफिसर की भी एक प्रावधान रखा गया है कि जैसे ही माँ बाप बेचारे परेशान होकर के एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं और उनके बीच में कुछ थोड़ी बहुत गलतफहमी हो भी गई है, तो बजाय उसको बढ़ाने के, एग्जैगरेट करने के या उस पर मुकदमा चलाने के, पहले उसे एक बार समझौते का मौका दिया जाए। तो इसलिए वो कंसलेशन ऑफिसर के पास भेजी जाती है। अब कंसलेशन ऑफिसर के पास भेज दी जाएगी तो भाई बूढ़े माँ बाप के दिमाग में ये आएगा कि कब तक चलेगी प्रोसीडिंग, ये तो कोर्ट हो गया पूरा। नहीं जी, जो आपके कंसलेशन ऑफिसर है, जो आपके मध्यस्थता अधिकारी हैं, उनको 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी रिपोर्ट वापस फाइल करनी होती है। अगर 1 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट नहीं फाइल करते तो उन्हें रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ठीक है। यानी कि 99% केसेस में 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट फाइल कर देंगे। ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका केस मध्यस्थता में जा रहा है तो 1 महीने के अंदर अंदर ये आपका काम सारा सुलझ जाएगा।